बाब 6 एजाज़ात खिदमत। जंग तो सन 1945 में खत्म हो गई, मगर अब बड़े सगीर यानी हिंदुस्तान में आज़ादी की मुहिम ने जोर पकड़ा और इस मुहिम के अलमबरदारों की तरफ से तशद्दुद और आतिशज़दगी की वारदातें होने लगीं। उनको दबाने के लिए भी फौज की जरूरत थी और अब हिंदुस्तानी सिपाही और अफसर अपने ही हिंदुस्तानी मुजाहिरीन भाइयों के सीने में गोली दाग रहा था। मैं किसी तंजीम में बाकायदा तौर पर मुलविस नहीं था, अलबत्ता महकमे सुराग रसानी से मुंसलिक होने की वजह से जब कभी महात्मा गांधी साहब या मोहम्मद अली जिन्ना साहब हमारे हवाई अड्डों पर उतरते थे तो हम भी उनको फूलों के हार पहनाते थे। बैक्स्टर साहब तब्दील होकर किसी और जगह जा चुके थे। एक दिन शाम के खाने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और इल्जाम जाहिर करने से गुरेज किया गया। दूसरे दिन हिंद चीनी के एक जजीरे बिला नकामाती पहुंचा दिया गया जो सिंगापुर में वाक़ है। कैदी कैंप में एक सिख कर्नल साहब भी थे जो पूरी सिख रेजिमेंट लेकर जापान से जा मिले थे। सरदार साहब ने मेरी आमद की वजह दरियाफ्त की, जिसका मुझे इल्म भी न था, तो सरदार साहब अंग्रेजों को गालियों से खिराज अकीदत पेश करने लगे। कोई एक हफ्ते बाद मेरे कागजात भी आ गए। 3 इल्जामात थे, ये कि F.O. चौधरी फुला दिन फुला वक्त एक बंगाली के हाथ राशन फरोख्त करते हुए पकड़ा गया और यूनिट के चौकीदार गोकुल के सीटी बजाने से कबल रिवॉल्वर से उसको जख्मी कर दिया। 2 दूसरा इल्जाम यह था कि फुला वक्त फुला रोज F.O. चौधरी और कारपोल इसहाक ने मिस्टर गांधी को हार पहनाए थे जबकि वो सरकारी वर्दी में थे। 3 तीसरा इल्जाम यह था कि F.O. चौधरी और S.G. असलम को जिन्ना साहब के सियासी जलसे में तकरीर करते सुना गया और उनकी तकरीर में बगावत का तासुर था। पहले 2 इल्जामात में तो कुछ सदाकत थी, क्योंकि मैं बजाते खुद और मेरे हमख्याल और बहुत से लोग थे जो महात्मा गांधी जी की इज्जत करते थे और आज़ाद हिंद के हक में थे और सुभाष चंद्र बोस की तहरीक आज़ादी के साथ इत्तेफाक करते थे और राकिम अब तक गांधी जी से बड़ा लीडर किसी को नहीं मानता, हालांकि और भी कई लोगों ने आज़ादी की राह में कुर्बानियां दी हैं। राशन फरोख्त कभी नहीं करता था और न ही लोगों से नकदी वसूल की, क्योंकि उसकी ना तो मुझे जरूरत थी और ना ही मेरे घर वालों को भूख। गोकुल चौकीदार को जख्मी किया था क्योंकि एक बार उसने मुझसे दूध के 20 टिन मांगे थे जो मैंने देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए उसने इंतकाम लेने की गर्ज से मुझे पकड़वाने के लिए सीटी बजाना चाहिए थी। सबसे आखिर में जो इल्जाम था वो बिल्कुल बेबुनियाद था। इससे इनकार नहीं कि उस जलसे में मैं और सार्जेंट असलम शामिल थे, लेकिन हम तो ड्यूटी पर थे और हमें जलसे की पूरी कार्रवाई लिख कर लाना थी। ये फैसला उसी रोज चिटागोंग एयरफोर्स स्टाफ मीटिंग में हुआ था। कैंप इंचार्ज सरदार साहब ने तमाम कागजात पढ़कर वापस कर दिए और मुझे भी बजाय चिटागोंग बैरकपुर के करीब एक ग्रुप में भेज दिया। शायद ऊपर से हिदायत ही ऐसी थी। बहरहाल हम पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अब सन 1947 का आगाज था। बिहार एक्शन के बाद अब जंग आज़ादी फिरकावाराना फसादात की शक्ल इख्तियार कर गई थी। एक रोज हमारे कैंप को भी कांग्रेसी लोगों ने आग लगा दी। उधर पंजाब के देहात भी इसी लपेट में आ चुके थे। तमग़े खिदमत। वालिद साहब जिनकी तकलीद में मैंने इस खूनी खेल का आगाज किया था कि मुफ्त में देश देश की सैर होगी और आला कारकर्दगी पर तमग़े खिदमत अलग मिलेगा, मेरी गैर मौजूदगी ही में फौत हो गए। अब वालिदा और भाइयों का इसरार जोर पकड़ गया था कि मैं वापस आ जाऊं। वालिदा की तरफ से खतो किताबत मेरे बारे में महकमे के साथ जारी थी। अब मैं खुद बददिल हो चुका था। मैंने अपना नाम रिलीज के लिए दे दिया। शर्त यह थी कि रिलीज की दरख्वास्त के दिन शुरू करके पूरे 18 माह बगैर किसी फाल ड्यूटी के रखा जाता था ताकि मेरे ट्रेड का शख्स
اس عرصے میں تمام خفیہ کوڈز بھول جائے اور سول زندگی میں اپنی تعلیم کو کام میں نہ لا سکے۔ لیکن خدا بھلا کرے گروپ کیپٹن ڈاکٹر عبداللہ کا، جس نے میرے ضمن میں یہ شرط معاف کروا دی، یہ کہہ کے کہ سائل کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، اور میں اپنی ایک آنکھ کی بینائی کھو کر اپنے کاغذات پر سرخ سیاہی کے نشانات کو بطور تمغہ خدمت ہاتھوں میں لے کر گھر آ گیا، جس سے والدہ کو انتہائی رنج ہوا تھا۔